हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो D24 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के सेशन में हम बायोलॉजी कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम जो फर्टिलाइजेशन हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में, डबल फर्टिलाइजेशन होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में। तो उस डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, एक तो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो किससे बनता है, सेंट्रल सेल से, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एंड जिसमें मेल गमीट आके फ्यूज़ होता है एंड क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सेकंड दूसरी फर्टिलाइजेशन होती है जिसे हम सिनगैमी कहते हैं। वो किसकी होती है, फीमेल गमीट जो कि एग है, और मेल गमीट दोनों जब फर्टिलाइज होते हैं तो क्या बनाते हैं, ज़ाइगोट। और ज़ाइगोट की फॉर्मेशन किस फर्टिलाइजेशन से होती है, सिनगैमी से। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। एंड ट्रिपल फ्यूजन से जो अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना था, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या होता है, PEC। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। साथ ही साथ हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो आगे डिफ्रेंशिएट होके या डेवलप करके क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म बना लेता है। क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म। और जो ज़ाइगोट फॉर्म होता है वो आगे जब डेवलप करता है तो क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का स्टार्ट करेंगे कि जब वो डेवलप हुआ तो क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। ये अपना फर्स्ट टॉपिक है, एंडोस्पर्म। और इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक है 1.4.2 जो क्या है, ज़ाइगोट। ज़ाइगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। तो नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियो। ये दोनों क्या है, अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स जो फॉर्म होते हैं वो हैं। और थर्ड क्या है, प्रोडक्ट, जो अपने फर्टिलाइजेशन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या है, सीड है। मेन प्रोडक्ट क्या है, सीड है। फ्रूट भी एक प्रोडक्ट है लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है, सीड है। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हुई। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक एंडोस्पर्म। ठीक है, रीड करते हैं NCERT। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, maturation of ovules into seeds and ovary into fruit are collectively termed as post fertilization events। ठीक है, तो फ्रूट भी एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारी बुक में इसका कोई अलग से टॉपिक नहीं दिया। साथ ही सीड के अंदर ही हमें उसके बारे में डिस्कस करना है, जैसे कि ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने 4 एंड प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले तो एंडोस्पर्म, सेकंड क्या है, एम्ब्रियो, थर्ड क्या है, सीड, और फोर्थ क्या है, फ्रूट। इनमें से मेनली जो एंड प्रोडक्ट्स लास्ट तक बचते हैं वो क्या होते हैं, ओव्यूल। और ओव्यूल से क्या बन रहा है, सीड, और ओवरी से जो बन रहा है, फ्रूट। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। और सारे डेवलपमेंट प्रोसेसेस पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो होते हैं उनमें क्या आते हैं, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, इसके बाद सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। आगे हम पढ़ रहे हैं एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोर्ड्स के लिए आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक क्वेश्चन फॉर्म करके दे सकते हैं, दैट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, व्हाई। इसका सिंपल सा आंसर है कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उसे क्या चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, एम्ब्रियो को क्या चाहिए, फूड चाहिए डेवलपमेंट के लिए। और एंडोस्पर्म क्या करता है, रिजर्व फूड मटेरियल एंडोस्पर्म के पास होता है। ठीक है, वो ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए क्या है, एंडोस्पर्म पहले फॉर्म होगा, इसके बाद ही तो क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप हो पाएगा। अगर एंडोस्पर्म ही ना हो, फूड ही ना प्रेजेंट हो, तो एम्ब्रियो कैसे डेवलप कर पाएगा। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि
जब हम इस दुनिया में आते हैं उससे पहले ही भगवान अपना क्या है, रिजक मीन्स हमारा खाना, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं वो पहले ही पूरी करके रखता है। उसी तरीके से भगवान ने प्लांट्स के लिए भी क्या है, फूड पहले ही तैयार करके रखा है उनके एम्ब्रियो के डेवलप होने से पहले। तो यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। आगे देखो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जो अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो क्या था, 3N था, मतलब कि ट्रिप्लॉइड था। ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें अब आगे क्या होंगी, डिविजन्स एंड डिविजन्स होंगी। क्या होंगी, डिविजन्स होंगी। कैसी डिविजन्स होंगी, माइटोटिक डिविजन्स, माइटोटिक डिविजन्स होंगी इसमें। एंड इन माइटोटिक डिविजन्स के रिजल्ट से क्या है, बहुत सारे, पहले 2, फिर उन दोनों से आगे 2, यहाँ से आगे 2 और फिर इससे आगे 2 और देन इससे 2 और सभी से 2-2 सेल्स आगे आगे बनते जाएंगे, माइटोटिक डिविजन्स होती जाएंगी। तो एट दी एंड क्या है, बहुत सारे क्या है जो ट्रिप्लॉइड सेल्स हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। और ये सारे सेल्स कंबाइन करके, अगर सेम टाइप के ही है और सेम टाइप के सेल्स जब कंबाइन करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, जब सेल्स सारे ही सेम टाइप के हों, सेम फंक्शन कर रहे हों, तो उन्हें जब कंबाइन कर लेते हैं वो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज़। क्या कहेंगे, टिश्यूज़। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर रहा था, सभी न्यूक्लियसेस थे। साथ ही साथ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसके अंदर होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से, मतलब मिस्टेक नहीं है लेकिन यहाँ पे एक वर्ड मिस कर दिया था, यहाँ पे PEN की जगह पे PEC आना था। ठीक है, क्योंकि सेल डिवाइड कर रहा है, सेल के अंदर फिर न्यूक्लियसेस खुद ब खुद डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो PEC जब डिवाइड करता है तो बहुत सारे सेल्स, ट्रिप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। ये सारे कौन से सेल्स हैं, ट्रिप्लॉइड सेल्स। कौन सी डिवीजन से फॉर्म हुए हैं, माइटोटिक डिवीजन से। ठीक है, तो इन सभी को क्या कह देते हैं, टिश्यू। ये किसके सेल्स हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स हैं, मतलब कि एंडोस्पर्म के सेल्स हैं। तो ये जो टिश्यूज़ होंगे वो भी किसके होंगे, एंडोस्पर्म के। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है, आगे देखो अब, The cells of this tissue are filled with the reserve food materials. तो इसमें क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल्स है। रिजर्व फूड मटेरियल्स किस में स्टोर होता है, जनरली विक्यूल्स में। तो इसमें विक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। जहाँ पे भी आपको दिख जाए ना कि रिजर्व फूड मटेरियल की बात कर रहे हैं, जनरली वहाँ पे क्या होता है, विक्यूल प्रेजेंट होता ही है। एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो आपको आंसर अपने क्वेश्चन का मिल गया है। ठीक है, इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है, जैसे हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बात की थी कि फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं, जैसे कि इनमें से एक, जैसे हमारे पास मेगास्पोर टेट्राड बना था, 4 मेगास्पोर्स बने थे, इनमें से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रह जाता है। जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसमें क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं। मतलब कि इस तरीके से 2, फिर एक ही सेल के अंदर 4 न्यूक्लियसेस बन जाते हैं, देन 8 न्यूक्लियसेस बनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एंडोस्पर्म का जो सेल होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो क्या है 3N है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है इसके पास। इसमें भी क्या हो रही होती है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही होती हैं। पहले 2 न्यूक्लियसेस बनेंगे, फिर 4 न्यूक्लियसेस बनेंगे, इसके बाद 8 न्यूक्लियसेस बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही होती है।
ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इससे जो एंडोस्पर्म बनता है इसे हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नीचे हमने जो टिश्यू की बात की थी वो कब बनता है, जब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करे रिपीटेडली। ठीक है, अगर सिंपल फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही हैं तो क्या फॉर्म होगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्म होगा। इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में जब क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही होती हैं, जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। इसके बाद आता है सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर। जब फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो जाती हैं उसके बाद साथ साथ ही, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स भी चल रही होती हैं कुछ सेल्स, कुछ न्यूक्लियाई में, और कुछ सेल्स क्या करते हैं, साथ ही साथ सेल वॉल फॉर्मेशन करते हैं। पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं, इसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एंड इससे क्या है, एंडोस्पर्म जो है अपना सेलुलर बन जाता है। कैसा बन जाता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, न्यूक्लियाई आ गए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। ठीक है, एंड इसके बाद क्या होगा, अब सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन। इस तरीके से हर एक न्यूक्लियस को एक सेल मिल जाएगा। देखो, हाँ जी, तो ये अपने पास बन गया। ये कैसा बन गया, अब सेलुलर एंडोस्पर्म है। ये क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। अब इसकी एक एग्जांपल देखो, जैसे कि आपने कोकोनट देखा होगा। जो कोकोनट होता है उसमें से जो आप पार्ट खा रहे होते हो, यहाँ पे क्या है, वाटर है, कोकोनट वाटर वो प्रेजेंट है अपने पास। यहाँ पे कोकोनट वाटर प्रेजेंट हो गया। एंड जो ये आप पार्ट खाते हो, वाइट पार्ट, ये क्या होता है, सेलुलर, जो हम पार्ट खाते हैं। ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो ये पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, कोकोनट वाटर, क्या कहते हैं, कोकोनट वाटर, वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। आगे रीड करते हैं हम। The number of free nuclei formed before cellularization। cellularization क्या है, अब सेल वॉल का डेवलपमेंट होना। ठीक है, मतलब कि पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, इसके बाद ही सेल वॉल फॉर्म होगी, हमने बात की थी। एंड देन क्या होता है, जो फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर वेरी करता है, हमेशा सेम नहीं होता। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ thousands of nuclei, and the surrounding white kernel is the cellular endosperm। जो वाइट कर्नल हम कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं, कंज्यूम तो हम कोकोनट वाटर को भी करते हैं ना, तो कोकोनट वाटर क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो कर्नल है वाइट कर्नल वो क्या है, एंडोस्पर्म। कौन सा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई, क्लियर हो गई। इसके बाद अपने पास सीड्स की हम बात कर लेते हैं। वैसे हमारा सीड्स आगे आएगा टॉपिक, लेकिन 2 टाइप्स के सीड्स की बात करनी है हमने। सीड्स
दो टाइप्स के। फर्स्ट क्या है, जिन्हें हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। और सेकंड क्या है, एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक नाम से ही पता चल रहा है कि एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है। एंडोस्पर्म कब नहीं प्रेजेंट है, जब सीड डेवलप हो रहा है, क्योंकि हर एक जब भी फर्टिलाइजेशन होगी तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एंडोस्पर्म फॉर्म होता ही है। क्यों होता है, क्योंकि उसने फूड प्रोवाइड करना है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। लेकिन कई बार एम्ब्रियो सारा ही एंडोस्पर्म क्या है, कंज्यूम कर लेता है, तो बाद में कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसे सीड्स को जिनमें बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है, सारा कंज्यूम हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हुई। तो इसकी एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगी, जैसे कि पी प्लांट, पी के जो सीड्स होते हैं, मटर के दाने, उनमें क्या है, एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता। इसके बाद बीन्स, देन अपने पास आ जाएगा ग्राउंड नट, ठीक है। एंड इसमें एंडोस्पर्मिक जो सीड है उसमें जो एग्जांपल्स हैं वो देखो। इसमें एग्जांपल है जैसे कि कोकोनट। कोकोनट का तो हम एंडोस्पर्म खुद कंज्यूम कर लेते हैं बल्कि। इसके बाद आता है कैस्टर के सीड्स होते हैं, जो उनमें भी एंडोस्पर्म क्या है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात अब क्लियर हुई। आगे देखो, जो नॉन एंडोस्पर्मिक सेल्स सीड्स होते हैं उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, और जो एंडोस्पर्मिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई, अब क्लियर हो गई है। एंडोस्पर्म दो टाइप्स का होता है, नॉन सीड्स दो टाइप के होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक जिसे हम नॉन एल्ब्यूमिनस भी कह सकते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक की एग्जांपल क्या है, पी, ग्राउंडनट, बीन्स। ये जनरली क्या होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स नहीं होते। बहुत कम मोनोकॉट्स होते हैं जो क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक हो। ये अब जब कॉटिलिडन्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी ना अभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, उसमें भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आगे देखो। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो हैं वो जनरली क्या होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं। बहुत कम मोनोकॉट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं। जैसे कि पी की हमने बात की, ग्राउंडनट की बात की, बीन्स की बात की। ठीक है, और जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं, जनरली मोनोकॉट्स होते हैं। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं, जनरली मोनोकॉट्स। ठीक है, आगे हम एनसीईआरटी में एक बार रीड करते हैं इस चीज़ को। Endosperm may either be completely consumed by the developing embryo, for example pea, groundnut, beans, before seed maturation. मतलब कि सीड के फॉर्म होने से पहले ही सारा एम्ब्रियो क्या है, कंज्यूम कर लेगा। एम्ब्रियो किसको कंज्यूम करेगा, एंडोस्पर्म को कंज्यूम करेगा। ठीक है, और इट में परसिस्ट इन द मेच्योर सीड, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर एंड कोकोनट, एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ठीक है, अगर वो उसे हम नहीं यूज़ कर रहे, जैसे वो पूरा कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ। ठीक है, किसके द्वारा, कौन पूरा कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करेगा, एम्ब्रियो। ठीक है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही है तो पूरा
एंडोस्पर्म क्या है, कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ और बच गया, वो किस में होता है, कैस्टर और कोकोनट में, जिसे हम एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होगा फिर, जो ये एंडोस्पर्म बच गया वो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद हमें एक प्रैक्टिकल टाइप कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पीस, beans, groundnut, fruit of coconut and look for the endosperm in each case. Find out whether the endosperm is persistent in cereals like wheat, rice and maize. Wheat, rice और maize में endosperm present होता है या नहीं? wheat में, maize में तो क्या है, present होता है अपना endosperm, क्योंकि ये क्या है, एक मोनोकॉट है, और राइस और वीट भी क्या है, मोनोकॉट है, तो इसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई, और ये अपना क्या है, टॉपिक भी एक ख़त्म हो गया है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है जो क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे फॉर्म हुआ था, जाइगोट से। जब जाइगोट डेवलप करता है तो क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियो का। तो एम्ब्रियो किससे फॉर्म हुआ था, हमने बात अभी ही की है जस्ट, किससे फॉर्म हुआ है, जाइगोट से। ठीक है, तो एम्ब्रियो क्या है, फ्यूचर प्लांट होता है, इसे आप क्या लिख सकते हो, बेबी प्लांट। ये फ्यूचर प्लांट फॉर्म करता है जब सीड को प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड कर दें, जैसे वाटर, सॉइल, जिसमें वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो क्या है, प्लांट में डेवलप करता है, उसमें से सीड जब जर्मिनेट करता है एम्ब्रियो प्लांट में डेवलप करता है। ठीक है, तो अब देखो इसे हम क्या कह सकते हैं, फिर बेबी प्लांट कह सकते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में क्या है, माइक्रोपाइलर एंड पे ही तो सेल एगप्रेटस प्रेजेंट था, एगप्रेटस में एग प्रेजेंट थी। जब मेल गमीट और फीमेल गमीट जो कि एग है वो फर्टिलाइज करें तभी तो क्या बनेगा, जाइगोट, और एम्ब्रियो किससे बना है, जाइगोट से। तो इसीलिए एम्ब्रियो भी किस एंड पे प्रेजेंट होगा, माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। Most zygotes divide only after a certain amount of endosperm is formed. मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब एंडोस्पर्म हमें पहले चाहिए तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बाद में होती है, पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जाइगोट्स क्या है, तभी डिवाइड करते हैं जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है। दिस इज़ एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, हम एश्योर कर रहे हैं इस चीज़ को कि जो अपना एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसे पक्का से न्यूट्रिशन मिलेगा ही मिलेगा। दो the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, which is called the embryogeny, are similar in both monocots and dicots. ठीक है, तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में क्या है, एम्ब्रियोजेनी जो इनिशियली स्टेजेस हैं जिसमें क्या है, जाइगोट डेवलप कर रहा है एंड एम्ब्रियो में, वो क्या है, सेम होते हैं। यहाँ पे अगर हम पढ़े, पहले इसी को ही रीड कर लेते हैं। are similar in both monocotyledons and dicotyledons. Figure 1.13 depicts the stages of embryogeny in dicotyledon embryo. ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल किसकी दी हुई है, डाइकॉट एम्ब्रियो की, लेकिन ये सारे स्टेजेस क्या है, मोनोकॉट्स में भी सेम ही होते हैं। The zygote gives rise to pro-embryo and subsequently to the globular heart-shaped and mature embryo. ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, एंड देन क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। ये बेसिकली यही पैटर्न रहता है जब भी एम्ब्रियो क्या है, फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो फिगर 1.13 आ गई अपने पास। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे क्या बन गया है, एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस, और ये पूरा क्या है, एंडोस्पर्म का सेल है। तो जब इसमें क्या है, डिविजन्स होंगी तो एट लास्ट क्या हो जाएगा, ये एंडोस्पर्म बन जाएगा। एक जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा तो क्या होगा, एंटीपोडल्स में जो एंटीपोडल सेल्स थे वो तो डीजेनरेट हो जाएंगे,
और यहाँ पे जो एग था, जो मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट फॉर्म हुआ था, वो आगे फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें से हम सिर्फ जाइगोट को देख रहे हैं जो एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है। जाइगोट ने डिवाइड किया, पहले 2 सेल्ड स्टेज आई, फिर आगे आगे डिवाइड करते करते ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो फॉर्म हुआ। किस तरीके का एम्ब्रियो फॉर्म हुआ? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक है, ये ग्लोब है तो इसे हम ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कह रहे हैं। ठीक है, एक स्फेरिकल सी शेप होती है इसकी, इसीलिए। इसके बाद क्या है? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये क्या है? हार्ट शेप का एम्ब्रियो है। इन्वर्टेड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो भी आप कह सकते हो। ठीक है, एंड जो ये यहाँ पे सेंटर पे सेल है, इन्हें हम कहते हैं सस्पेंसर सेल्स। क्या कहते हैं? सस्पेंसर सेल्स। ठीक है, हार्ट शेप एम्ब्रियो फॉर्म हो गया। सबसे पहले जाइगोट था, जाइगोट से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, एंड देन क्या है? हार्ट शेप एम्ब्रियो से मैच्योर्ड एम्ब्रियो बनेगा। अभी यहाँ पे हमें किसकी डेवलपमेंट शो की गई है? डाइकॉट की। तो यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। बाकी यहाँ तक मोनोकॉट्स में भी सारी चीज़ें क्या हैं? सेम रहती हैं, बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। लेकिन ये क्या है? सिर्फ डाइकॉट्स के लिए है। डाइकॉट्स में क्या चाहिए हमें? 2 कॉटिलिडन्स चाहिए, इसीलिए दोनों जो हार्ट शेप से ये दो ओरिजिनेट हो रहे हैं, दोनों क्या हैं? कॉटिलिडन्स हैं। क्या है? कॉटिलिडन्स। इसमें से एक क्या बन गया? प्लूम्यूल बन गया नीचे, और ऊपर क्या बन गया? रेडिकल। ठीक है, इसका अगर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा तो मैंने आपको समझाया भी नहीं है। अभी हम इसका नेक्स्ट पेज पे जो स्ट्रक्चर है उसे समझेंगे। ठीक है, आप जस्ट यहाँ पे देखो कि यहाँ से इस पार्ट को क्या कहा है? प्लूम्यूल कहा गया है। क्या कहा है? प्लूम्यूल। और इसे क्या कहा है? रेडिकल कहा है। प्लूम्यूल क्या फॉर्म करता है? फ्यूचर शूट। क्या है? फ्यूचर शूट। और रेडिकल क्या है? फ्यूचर रूट। फ्यूचर रूट। ठीक है, यहाँ तक बातें हमें क्या हो गई? अब क्लियर हो गई है। ये देखो, ये है अपना मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे हो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो इस तरीके से था कुछ। इसमें से ये इनका लेंथ इनकी इंक्रीज हुई तो क्या बन गया? 2 कॉटिलिडन्स फॉर्म हो गए। ठीक है, ये दोनों कॉटिलिडन्स आगे जाके जब सीड बनेगा तो उसमें प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये पूरा एम्ब्रियो ही क्या है? सीड के अंदर प्रेजेंट होगा। और जब सीड जर्मिनेट करेगा तो इनमें से क्या है? कॉटिलिडन्स कंज्यूम होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है? फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड प्लूम्यूल क्या बना लेगी? शूट बना लेगी। और रेडिकल क्या बना लेगा? रूट बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें हमें क्या हो गई है? अब क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं पहले। अ टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो consists of embryonal axis and 2 cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is the apicotyle, and which terminates with the plumule or shoot tip. Apicotyle क्या है? ऊपर वाला पार्ट, और हाइपोकोटाइल क्या है? नीचे वाला पार्ट। देखो, अगर हम इसे मान लें एक एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो सही स्ट्रक्चर तो नहीं है, जस्ट एक बार मान सकते हैं हम इसे एम्ब्रियो। तो ये जो सेंटर से लाइन पास करेगी इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और यहाँ से अगर एक लाइन पास कर दे जो ऊपर और नीचे हाफ हाफ में डिवाइड कर दें, तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहेंगे हम? एपिकोटाइल। क्या कहेंगे? एपिकोटाइल। और इसे क्या कहेंगे? हाइपोकोटाइल। क्या कहोगे आप? हाइपोकोटाइल। ठीक है, एम्ब्रियो को डिवाइड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस यूज़ करते हैं। और एम्ब्रियो में क्या हो रहे हैं? अगर डाइकोटिलिडनस है तो 2 कॉटिलिडन्स होंगे। ठीक है,
एंड जो ये मैं आपको बता रही हूँ एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ये मोनोकॉट्स में भी होता है, डाइकॉट्स में भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अपर हाफ को हम एपिकोटाइल कहते हैं और लोअर हाफ को हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, ठीक है। और जो एपिकोटाइल है वो किस पे ख़त्म हो रहा है, जिस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूम्यूल। क्या कहेंगे, प्लूम्यूल, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट है तो स्टेम भी क्या बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी। तो एपिकोटाइल किस पे ख़त्म होता है, प्लूम्यूल पे, जिसे हम क्या कह सकते हैं, शूट टिप या फिर स्टेम टिप कह सकते हो। और हाइपोकोटाइल किस पे ख़त्म होता है, रेडिकल पे। अगर रेडिकल है तो क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, और रूट बनाएगा तो इसे हम क्या कह सकते हैं, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स एट रूट टिप। और रूट टिप के हमने अगर पढ़ा हो आपने क्लास 11th में, तो रूट टिप के नीचे क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। तो रूट कैप भी प्रेजेंट होगा हाइपोकोटाइल के नीचे, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। हाइपोकोटाइल पे एंड पे क्या है, रेडिकल है। रेडिकल क्या बनाएगा, रूट या फिर रूट टिप कह सकते हो। रूट टिप किससे कवर्ड होती है, रूट कैप से। तो ये सारे मिलके क्या है, हाइपोकोटाइल को टर्मिनेट करवाएंगे, मतलब उसकी लेंथ यहाँ पे एंड होगी। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। आगे पढ़ो। The cylindrical portion below the level of cotyledons is hypocotyle that terminates at its lower end in the radical or root tip. The root tip is covered with a root cap, ठीक है। तो रूट टिप किससे कवर होती है, रूट कैप से। यहाँ पे देखो आप, ये देखो, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। यहाँ तक बात हमें क्लियर है, ठीक है। और ये क्या बन गया, अपने दो कॉटिलिडन्स थे यहाँ पे। आगे देखो, जो एपिकोटाइल है वो किस पे ख़त्म होगी, यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा पार्ट आ रहा है, प्लूम्यूल आ रहा है। प्लूम्यूल क्या बनाएगा, स्टेम टिप या फिर शूट टिप। रेडिकल क्या बनाएगा, रूट टिप कह सकते हो आप। और रूट टिप किससे कवर्ड होगी, रूट कैप से। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ये अपना क्या है, डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए कि प्लूम्यूल कहाँ पे है, कॉटिलेडन्स कहाँ पे है, हाइपोकोटाइल कहाँ पे है, रेडिकल और रूट कैप कहाँ पे है। अभी यहाँ पे देखो, ये क्या है, मोनोकॉट एम्ब्रियो है। मोनोकॉट सीड्स में जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है वो किस तरीके का होता है, उसका अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हम एम्ब्रियोनल एक्सिस ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपनी कुछ आ गई एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस बुरी मतलब सही नहीं बनी है, लेकिन आप इसे मान सकते हो एक सॉर्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल जहाँ पे ख़त्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेडिकल। रेडिकल क्या बनाएगा, रूट टिप बनाएगा। तो किससे कवर्ड होगा, रूट कैप से, ठीक है। यहाँ तक बात तो हमें क्लियर हो गई। इसके बाद मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है रूट कैप के नीचे, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलियोराइजा। कोलियोराइजा ये क्या है, कवर कर रहा होता है रूट कैप को, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। एंड यहाँ पे क्या है, प्लूम्यूल था। प्लूम्यूल क्या बनाएगा, शूट टिप बनाएगा। एंड यहाँ पे शूट टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कोलियोपटाइल, ठीक है। प्लूम्यूल पी से शुरू होता है, पटाइल भी क्या है, पी से शुरू होता है। रूट आर से शुरू होता है, राइजा भी आर से शुरू होता है। तो कोलियोराइजा रूट टिप के नीचे आएगा और कोलियोपटाइल रूट प्लूम्यूल के नीचे आएगा, प्लूम्यूल के ऊपर आएगा, सॉरी। अब देखो,
Embryos of monocotyledons possess only one cotyledon. In the grass family, the cotyledon is called scutellum. ठीक है, ग्रास फैमिली के लिए है, सभी मोनोकॉट्स में जो कॉटिलेडन होता है उसे हम स्कूटेलम नहीं कहते। जो ग्रास फैमिली है उसमें जो ये कॉटिलेडन है उसे हम क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। इसीलिए हमें किसका एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ग्रास के एम्ब्रियो का दिया हुआ है। अगर तो आपको पूछें कि किसका स्ट्रक्चर है, मोनोकॉट या डाइकोट, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, मोनोकॉट। लेकिन अगर आपको साथ ही पूछा हो मोनोकॉट, डाइकोट या फिर ग्रास, तो ये स्पेसिफिकली किसका, ग्रास का, क्योंकि मोनोकॉट्स में इसे हम स्कूटेलम नहीं कहते हैं कॉटिलेडन को। ठीक है, दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक ही साइड पे क्या है, कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, क्योंकि मोनोकॉट्स हैं तो एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा। At its lower end, the embryonal axis has radicle and the root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza. Coleorhiza क्या है, एक undifferentiated sheath है, कवरिंग है, ठीक है, undifferentiated cells की। The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. जहाँ से scutellum क्या है, अटैच हुआ है इस पॉइंट से, तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल, और यहाँ से नीचे वाले पार्ट को हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया enclosed in a hollow foliar structure called the coleoptile. ठीक है, कोलियोपेटाइल भी क्या है, शीथ ही होती है, एक अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, soak a few seeds in water, say of wheat, maize, peas, chickpeas, groundnut overnight. Then split the seeds and observe the various parts of the embryo and the seed. ठीक है, तो ये आप एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखना घर पे। एंड इसके बाद ये अपना अब सारा कवर हो गया। एपीब्लास्ट क्या है, ये अपनी एक चीज़ रह गई है यहाँ पे कि एपीब्लास्ट क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एपीब्लास्ट प्रेजेंट है, वो क्या है, एपीब्लास्ट है एक निशान। देखो एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट क्या है, निशान है इसका, कॉटिलेडन का, कि यहाँ पे पहले कॉटिलेडन हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। मतलब कि कुछ शायद कॉटिलेडन स्टार्ट होना शुरू हुआ होगा लेकिन पूरा कम्प्लीटली फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो पहले होता था लेकिन अब क्या है, सिर्फ एक निशान बच गया है। इतना आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी NCERT में एट दी एंड गिवन नहीं है इसके बारे में कुछ भी। तो जस्ट आप इतना समझ सकते हो, एक निशान है, रेमिनेंट है इसका, कॉटिलेडन का। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हुई। तो यही था अपना आज का टॉपिक। इसके बाद हम कल क्या करेंगे, सीड वाला टॉपिक, लास्ट टॉपिक ही अपना, एंड एक अपना रह जाएगा एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, तो ये अपने 2 टॉपिक्स बच जाएंगे एंड इनको हम कवर कर रहे होंगे और अपना चैप्टर क्या है, रैप अप हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको समझ आई सारी बातें तो लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो, एंड कमेंट्स में इम्प्रूवमेंट कमेंट्स ज़रूर भेजो। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।